नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर कहानी वही पालघर ट्रिपल मर्डर की, जिसमें एक गलती ने क्रिमिनल को चांस दिया मर्डर करने का। आप लोग भी, आपका खुद का मकान होगा, रूम होंगे, कई सारे गाले होंगे, तो आप भी लोगों को भाड़े पे रूम देते होंगे, रेंट पे गाले देते होंगे। लेकिन देने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि 17 अगस्त के दिन जो पालघर के अंदर 3 मर्डर हुआ, वो इसी के चलते हुए। हम लोग अपना रूम किराया पर दे देते तो हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, उसका आधार कार्ड नहीं रखते हैं, उसका पैन कार्ड नहीं रखते हैं, और उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा ज़्यादा पैसा देते हैं या पैसा नहीं भी देते हैं, तो आप लोग को ध्यान नहीं रहता है कि उसका वेरिफिकेशन भी कराना है। आप लोग कुछ पैसों के लिए अपना रूम, अपना दुकान, अपना गाला किराए पर तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो खौफनाक होता है। आइए पहले पालघर ट्रिपल मर्डर की खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा, तो उसके बाद आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। 17 अगस्त। पहले कहानी सुनाने से पहले एक परिवार के बारे में आप लोगों को बता दो, जिस परिवार पूरा खत्म हो गया एक गलती की वजह से। पहले उस परिवार के बारे में जान लीजिए। पालघर के वाड़ा में एक परिवार रहता था, नेहरूवाली गांव में। नेहरूवाली विलेज के अंदर मुकुंद राठौड़ का परिवार रहता था। मुकुंद राठौड़ के 2 बच्चे थे, 2 बेटे, सुहास और पंकज, और एक लड़की थी संगीता। और मुकुंद राठौड़ के साथ उनकी पत्नी कंचन राठौड़ रहती थी, जिसकी उम्र 70 साल है, और मुकुंद राठौड़ की खुद की भी उम्र लगभग 72 से 73 है। और उनके 2 बेटे सुहास और पंकज कमाने के लिए बाहर रहते हैं, यानी गांव में लोग ज़्यादातर नहीं रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बच्चे जो है कमाने के लिए दूसरे राज्य या शहरों में चले जाते हैं। तो वही मुकुंद के साथ भी हुआ। वाड़ा में अपने परिवार के साथ रहते थे, बेटी, पत्नी और खुद। और कुछ रूम किराए पर भी दे के रखे थे, वहाँ से भी पैसे आते थे। और एक बेटा पंकज वहीं वाड़ा से 120 से 30 किलोमीटर दूर विरार, वसई विरार में काम करता था, विरार में। और बड़ा बेटा शायद सुहास, वो राजकोट, गुजरात के अंदर काम करता था। अब 17 अगस्त के दिन रोज की तरह परिवार है तो लोग खाली होते हैं, तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि क्या हुआ, कैसा रहा दिन आज का। तो वैसे ही हुआ। सुहास ने फ़ोन किया अपने घर पे अपने पिताजी को, लेकिन फ़ोन 17 अगस्त के दिन नहीं लगा। सुबह का समय था, लगभग 2-3 बजे शायद। तो उसने फ़ोन किया राजकोट से, तो फ़ोन नहीं लगा। तो उसने सोचा कहीं बिजी होंगे, अक्सर होता रहता है, फ़ोन नहीं लगता है, चार्जिंग नहीं होगी या लाइट नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पंकज जो विरार में है, उसने भी फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा। कुछ घंटों बाद ट्राई किया, फिर भी फ़ोन नहीं लग रहा है। फ़ोन ट्राई करते करते 5 से 6 घंटे का समय बीत गया उसको। 17 अगस्त की रात बीत गई, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। फ़ोन नहीं लगने से उसको थोड़ा टेंशन हुई, क्योंकि फ़ोन अगर किसी का बंद भी रहेगा तो 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, 6-6 घंटा फ़ोन बंद होना एक अजीब सा बात थी। कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं फ़ोन तो नहीं गिर गया, या कुछ हुआ, फ़ोन चोरी तो नहीं हो गया, यानी कई सवाल थे, कई पॉसिबिलिटी भी थी। अब पंकज क्या करता है कि पड़ोसी में एक ठाकरे फैमिली रहती थी, जिसे पंकज जानता था शायद, क्योंकि पड़ोसी हैं तो जानता ही होगा, नंबर भी होगा। तो उसने उस ठाकरे फैमिली को फ़ोन किया। ठाकरे फैमिली को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला चेक करने के लिए कि घर पर कहाँ है सब। तो जब ठाकरे फैमिली के मेंबर कोई घर पे गया चेक करने, तो ताला बंद था आगे से और बदबू आ रही थी। ये बात उसने पंकज को बताया। अब पंकज दौड़ के अब घर पहुंचा, किसी तरह गाड़ी पकड़ा और 125 से 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया और अपने घर वाड़ा वापस आया। वापस आने के बाद उसने देखा कि घर अंदर से, यानी बाहर से ताला लगा है और अंदर से बदबू आ रही है। उसने क्या किया, ताला तोड़ा, ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर जब प्रवेश किया तो इतनी तेज बदबू आ रही थी कि वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इतनी तेज बदबू थी। अब उसके बाद वो घर के अंदर जाता है तो बेडरूम के अंदर लाश पड़ी थी। वो भी एक नहीं, दो दो लाश। पहली लाश थी
उसकी बहन संगीता की, दूसरी लाश थी उसकी मम्मी कंचन राठौर की। दोनों लाश एक डब्बे के अंदर बंद थी और ऊपर से कपड़ा डाला हुआ था, और ये सारा दृश्य देखकर वो बेहोश हो गया। उसके बाद परिवार वालों को बुलाया गया, उसके बाद जो आसपास जो हैं पड़ोसी उनको बुलाया, और उसके बाद वो और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि पीड़िता की भी बॉडी बाथरूम के अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद लोगों ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, पुलिस कंट्रोल रूम को। उसके बाद 112 पे फ़ोन करने के बाद पुलिस की टीम, वाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। वाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंचने के बाद बॉडी को देखी, और पुलिस ने तीनों बॉडी को कब्जे में ले लिया। हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी, यानी कुछ वजनदार चीज से मारा गया था सर पर, ऐसा लग रहा था। उसके बाद पुलिस को कई डाउट थे। डाउट ये था कि कहीं सुसाइड तो नहीं है। सुसाइड तो, क्योंकि 2 जन की बॉडी बेडरूम में पड़ी है और ये डब्बे के अंदर, और तोपा हुआ है कपड़े से। उसके बाद 1 जन की बॉडी यहाँ पड़ी है बाथरूम में, कहीं मार के 2 जनों को सुसाइड कर लिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाहर से बंद कौन करेगा? अगर तीसरा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं होता तो बंद करने वाला भी कोई नहीं होता। अब पुलिस ने इस केस में हत्या का मामला 102 BNS की धारा के तहत मामला दर्ज किया। उसके बाद जांच में जुट गई। अब मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची एविडेंस कलेक्ट करने। बॉडी को कब्जे के में लेकर अस्पताल में भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए कि हत्या हुई है तो कैसे हुई है, ये पता लगाना जरूरी है कि मारा कैसा गया है। क्योंकि एक परिवार में अगर 3 लोग हैं एक साथ, कोई अकेला एक बंदा आता है और ये मर्डर करता है, तो क्या 3 लोग एक को पकड़ नहीं पाए या मार नहीं पाए, क्या हुआ? ये अपने आप में बड़ी बात है। या ग्रुप में आए, गैंग आई थी मारने, क्या हुआ था? अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस केस को सॉल्व करना, क्योंकि 3 मर्डर एक साथ एक परिवार का। अब पुलिस की टीम क्या की, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना शुरू की। लेकिन पुलिस को एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिलेगा एविडेंस के रूप में? बॉडी पड़ी है एक डब्बे में, एक बॉडी पड़ी है बाथरूम में। उसके बाद पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है उसने डॉग को लेके आया। डॉग लाने के बाद उससे सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि वजनदार चीज़ से मारा होगा तो वो चीज़ भी यहीं पड़ी होगी या आसपास फेंका होगा कहीं सुनसान या झाड़ियों में। तो पुलिस की एक टीम डॉग लेकर सर्च कर रही थी। सर्च करते करते जब उसे सुंघाया गया कुछ चीज़ें, उसके बाद वो अचानक घर के पीछे की तरफ डॉग पीछे की तरफ गया। डॉग पीछे की तरफ ले गया तो पीछे एक हथौड़ा पड़ा था। पुलिस ने उस हथौड़े को बरामद कर लिया। अब पुलिस को आशंका थी कि इसी हथौड़े से उनके सर पर वार किया होगा, उससे उनकी मृत्यु हुई होगी। ये था पुलिस के। अब पुलिस की टीम क्या की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार की कि हम जो सोच रहे हैं ऐसा ही हुआ है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा उनकी मौत कैसे हुई है। अब पुलिस की टीम 1-2 दिन वेट की। इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुलिस की कई टीमें इस केस में जांच कर रही है, CCTV खंगाल रही है आसपास के क्षेत्रों के, मेन रोड्स के। उसके बाद पुलिस क्या की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, जो आसपास लोग रहते हैं, कि जब ये सब हो रहा था वो लोग कहाँ थे। तो पता चला कि जो ये परिवार है, मुकुंद परिवार, इनका कुछ रूम भाड़े पर भी है, आसपास उन्हीं के लोग, उनके भाड़े के लोग रहते हैं। तो भाड़े पे एक व्यक्ति था जो भाड़े पे रहता था परिवार के साथ, वो भी लापता था। यानी वो लापता है या बाहर गया है इसके बारे में भी कोई कंफर्म नहीं था, क्योंकि जो रहते थे वो तो मर गए हैं। अब पड़ोसी है वो गायब है, अब किस गांव से गायब है ये भी पुलिस को पता नहीं। अब पुलिस को ये पता चल गया कि वो किराए के रूम पे रहता था, वो भी इन्हीं के, मुकुंद राठौड़ की फैमिली, उन्हीं का रूम है और उन्हीं के रूम पे वो किराए पर रहता था। अब पुलिस की टीम उस किराएदार को भी खोज रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है, और CCTV को खंगाल रही है। किराएदार होगा तो उस समय यहाँ से घर से निकला होगा तो जरूर दिखेगा। अब पुलिस की को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लग जाती है। पता चलता है कि जो सर है, खोपड़ी, उस खोपड़ी पे वजनदार जो हथौड़ा है उससे वार किया गया, जिससे स्कल डैमेज हो गया, जो सर की हड्डी है वो डैमेज हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। तीनों को उसी तरह मारा है, यानी तीनों को जो मारने का तरीका है वो एक ही है, यानी मर्डर भी एक ही व्यक्ति किया है एक तरीके से, ऐसा हो सकता है। अब पुलिस की टीम
सीसीटीवी के भरोसे है, टेक्निकल एविडेंस के भरोसे है। अब पुलिस की टीम क्या करती है, एविडेंस के रूप में सीसीटीवी निकालती है। सीसीटीवी में जो किराएदार है आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तो किराएदार जा रहा है फैमिली के साथ, निकल रहा है यहाँ से, वो दिखता है। और पुलिस ने जब मर्डर का टाइमिंग सेट किया तो ये मेल खा रहा था। जो मर्डर का टाइमिंग है और जो इनका निकलने का टाइम है, ज़्यादा गैप, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए। पुलिस की टीम इसे रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद पुलिस की कई टीमें ये पता लगाने में जुट गई कि ये किराएदार, उसका नाम पहले पता की पुलिस, वो किराएदार है कौन। तो किराएदार का नाम पता चला, उसका नाम आरिफ है, आरिफ अली अंसारी, आरिफ अली अंसारी नाम है उसका। अब पुलिस उसे सस्पेक्ट मान रही है। पुलिस माने भी कि ना, क्योंकि अब सामने कोई है भी नहीं। जब तक वो पकड़ाएगा नहीं और जो क्लियर स्टेटमेंट नहीं देगा तब तक नहीं पता चलेगा। अब पुलिस की टीम आरिफ के खिलाफ जो भी कड़िया है उसे जोड़ रही थी कि क्या सब मेल खा रही है, लेकिन एक बात अड़ंगा डाल रही थी। जो व्यक्ति 6 से 7 8 महीने से किराए पर है, उसने कभी कुछ किया नहीं, आरिफ, फिर उसने मर्डर क्यों किया? उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, क्या करना चाहता था? लुटेरा था, लूट करना चाहता था कि क्या करना चाहता था, ये नहीं समझ में आया पुलिस को। 7 महीने से जो व्यक्ति रहता है, उसके दोनों में आपस में लोगों के साथ झगड़ा हुआ है, तो एक को मारेगा, किसी से झगड़ा हुआ है उसको मारेगा, लेकिन तीनों को क्यों मारा? वो ऐसा क्यों किया? उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था? लूट करना, मर्डर करना, या संपत्ति हड़पना, क्या चाहता था आरिफ? मारा भी होगा तो क्यों मारेगा? ये बात क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए आरिफ के ऊपर जो 100% आशंका थी वो कम हो जा रही थी। अब पुलिस की टीम निखिल आरिफ को पकड़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आरिफ फैमिली के साथ रहता था। अचानक फैमिली के साथ लापता होना ये एक बड़ी बात थी और अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आरिफ जब पकड़ाएगा, जब हिरासत में होगा, तभी पता चलेगा। अब आरिफ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें और सैकड़ों पुलिसकर्मी तैयार हुए। जगह जगह का सीसीटीवी खंगाला गया तो वो दिख रहा है उसके अंदर जाता हुआ। फिर पुलिस की टीम क्या की, पता की कि ये लोग जाते कहाँ से हैं, यहाँ से जाते कहाँ हैं। तो पुलिस पता की कि आरिफ अपने दोस्त के यहाँ रुका था उस रात, पूरे परिवार के साथ। दोस्त के साथ रुकने के बाद वो दूसरे दिन प्रयागराज रवाना हो गया था, उत्तर प्रदेश, अपने गांव प्रयागराज। ये बात पता चलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, यानी अब आरोपी प्रयागराज रवाना हुआ है अचानक परिवार के साथ, कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद लेना पुलिस के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो आरिफ था उसका जो मोबाइल नंबर था, पहले तो पुलिस ने क्या किया, उसके दोस्त को पता लगाया जिसके घर वो रुका था, फिर उससे मोबाइल नंबर लिया। अब मोबाइल नंबर ट्राई करने लगे तो मोबाइल नंबर बंद है। अब पुलिस ट्रेस करने के लिए पुलिस को अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक आरोपी है जिसके बारे में पुलिस को प्रॉपर कुछ पता नहीं है, उसके बाद उसका नंबर भी बंद है। तो उसे ट्रेस किया जाए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, भीड़ भाड़, और उसके बाद इतना बड़ा राज्य 25 करोड़ का, तो कहाँ उसे खोजेगी? प्रयागराज में भी खोजेगी तो कहाँ खोजेगी? तो उसके गांव के बारे में पता चला। पुलिस, उत्तर प्रदेश जो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स, उससे मदद ली, पालघर पुलिस, और उसके बाद पुलिस को बताया और पुलिस ने उनको भी नंबर दिया उसका ट्रेस करने के लिए, अपने भी ट्रेस की। लेकिन अचानक उसका नंबर रात को ऑन हो गया। ऑन होने के बाद पुलिस की टीम उसे ट्रेस की तो पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया और यूपी STF को अलर्ट किया। यूपी STF जाकर उसे जाल बिछाकर किसी तरह कंफर्मेशन के बाद उसे हिरासत में ले ली। हिरासत में लेने के बाद पालघर पुलिस को उत्तर प्रदेश STF ने सौंप दिया। सौंपने के बाद वो लेकर उसे उत्तर प्रदेश से उसे वापस लेकर वो इधर आ गए, पालघर के वाड़ा पुलिस स्टेशन आए। अब यहाँ पर उसके साथ इंट्रोगेशन हुआ कि उसने ऐसा किया क्यों और उसका मकसद क्या था, 3 मर्डर के पीछे क्या कारण था और कैसे किया, क्यों किया, कब किया। 17 अगस्त के दिन, अब आपको बता दें, जो आरिफ है वो कारपेंटरी का काम करता था। बहुत मुश्किल से कुछ रुपए वो कमा पाता था, उतना उसकी इनकम नहीं थी और उसे गांव जाना था, परिवार थे, बच्चे थे, पैसे की ज़रूरत थी। एक टिकट भी निकालने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये लग जा रहे हैं अब तत्काल में। अब गांव जाना था उसे,
पैसे भी नहीं थे। तो वो सोचा कि जो उसके लैंडलॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, यानी जो मकान मालिक हैं, उससे क्या करेगा, उनके घर में चोरी करेगा, रॉबरी, चोरी करेगा। तो उसने क्या किया, पहले तो मकान मालिक के घर हथौड़ा मांगने गया। तो उनकी बेटी संगीता दरवाज़ा खोली और हथौड़ा मांगा तो हथौड़ा दे दी। अब उसको पता चल गया कि जो मुकुंद है, जो मुखिया है परिवार का, वो घर पे है नहीं, ये उसको पता चल गया। तो उसने कहा कि हथौड़ा लेकर वापस लौट आया। लौट आने के बाद उसने क्या किया, पहले कुछ घंटे रुका और उसके बाद फिर गया। फिर इस बार उसका इंटेंशन सही नहीं था और इस बार वो लौटाने गया था हथौड़ा। हथौड़ा लौटाने गया, अचानक जब से दरवाज़ा वो खोली, लड़की संगीता दरवाज़ा खोली, वैसे ही हथौड़े से खोपड़ी पे वार कर दिया। खोपड़ी पे वार करते ही वह गिर गई बेहोश होकर और उसकी मौके पर मौत हो गई। और जब उसकी चीख सुनकर उसकी माँ कंचन राठौड़ अंदर से उसे बचाने के लिए दौड़ी, जैसे ही वो आई उसके सर पर भी उसने कस के हथौड़े से वार कर दिया और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद बचा मुकुंद राठौड़, जो बाहर थे, घर के अंदर थे नहीं, और ये बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और घर की तलाशी ले रहा था। यानी घर में कुछ कैश पड़े हैं कि जो जेवरात पड़े हैं, ज्वेलरी पड़ी है, वो चेक कर रहा था है कहाँ, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। बस पूरे घर के अंदर उसे 6 चांदी के सिक्के मिलते हैं और वो अपने पास रख लेता है और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगाता है। अचानक स्कूटर की आवाज़ आती है, यानी जो मुकुंद राठौड़ हैं वो आ गए, कहीं गए थे, वो आ गए। स्कूटर की आवाज़ वो सुन लेता है, इंजन की। सुनने के बाद वो अलर्ट हो जाता है। अब क्या करेगा, वो घर के अंदर है और दो मर्डर हुआ है, बॉडी है। अब वो क्या करता है, हथौड़ा लेकर खड़े रहता है। जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करते हैं वैसे ही वो उनके सर पर भी दे मारता है और मौके पर उनकी भी मौत हो जाती है। फिर उनकी बॉडी लेके जाके बाथरूम में रख देता है और उन दोनों की बॉडी को डब्बे में बंद करके कपड़ा डाल देता है। फिर वो 6 चांदी के सिक्के लेकर घर जाता है और परिवार के साथ पहले अपने दोस्त के यहाँ रुकता है उस रात। फिर दूसरे दिन प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ लेता है, ट्रेन पकड़ कर चले जाता है। फिर गांव में पत्नी और बच्चे को गांव छोड़ता है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है और कहीं और रहने लगता है। उसके बाद वो 6 चांदी का सिक्का बेचने के बाद उन लोगों को 2100 रुपये मिले, मात्र 2100 रुपये। 2100 रुपये के लिए मर्डर हो गया। और सबसे बड़ी गलती इसमें उस परिवार की है जिसने किराए पर रूम देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। पुलिस वेरिफिकेशन होता तो शायद उसको आइडेंटिफाई करने में पुलिस को और जल्दी समय मिलता और आरोपी को पकड़ने में पुलिस जल्दी सफलता पा जाती। लेकिन पुलिस ने किसी तरह की मशक्क़त करके इस केस को सुलझाया। पुलिस की टीम ने बहुत अच्छे से इस केस को सुलझाया, मानना पड़ेगा। अब पुलिस की टीम की हिरासत में है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, कस्टडी मिलेगी। उसके बाद और पूछताछ होगी, चार्जशीट दाखिल होगी, ट्रायल होगा, उसके बाद उसे सज़ा होगी। अभी देखना होगा इस केस में आगे क्या होता है, क्या सज़ा होती है इसे, क्योंकि 3 मर्डर किया है और परिवार में 2 लोग बचे हैं, जो 2 बच्चे हैं सुहास और पंकज, वो लोग इसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रूम भाड़े पर देने से पहले वेरिफिकेशन जरूर कराइए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,